हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल LTT लेट्स टेक्स टॉक। दिस इज सी श्रुति गुप्ता। आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 60 टू सेक्शन 64 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम ये जानते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम होता क्या है। जब एक असेसी की इनकम दूसरे असेसी में क्लब कर दी जाती है, दैट इज क्लबिंग ऑफ इनकम। चाहे वो इनकम उसको अराइज हुई है या नहीं हुई है, बट वो दूसरे असेसी में क्लब कर दी जाए ड्यू टू सर्टेन रीजन, सर्टेन स्पेसिफिक रीजन जो कि मेंशन है अंडर सेक्शन 60 टू सेक्शन 64। उन केसेस को आज हम डिस्कस करेंगे। वो कौन से केसेस है जिसमें क्लबिंग ऑफ इनकम होगी। पहले हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 60 टू सेक्शन 63 जो कि एप्लीकेबल है टू ऑल द असेसीज, नॉट जस्ट इंडिविजुअल असेसी, एंड सेक्शन 64 एप्लीकेबल ओनली टू द इंडिविजुअल असेसीज। तो फर्स्ट सेक्शन है 60। सेक्शन 60 कहता है कोई भी अगर इनकम ट्रांसफर होती है विदाउट ट्रांसफर ऑफ एनी एसेट, देन दैट इनकम विच इज ट्रांसफर्ड शैल बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ द ट्रांसफरर। अब इसको एक सिंपल मीनिंग में समझते हैं कि मैंने कोई एसेट तो ट्रांसफर की नहीं है, मगर जो उस एसेट से कोई इनकम अराइज हो रही है वो उस इनकम को सिर्फ ट्रांसफर किया है। जब वो इनकम ट्रांसफर होगी, जो भी ट्रांसफर ही होगा उसकी इनकम नहीं मानी जाएगी, जबकि जो उसको इनकम दी गई है वो ट्रांसफरर की इनकम में ही क्लब कर दी जाएगी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर ए है, मिस्टर ए के पास एक रेजिडेंशियल हाउस है जिससे रेंटल इनकम होती है। अब मिस्टर ए जो रेंटल इनकम है वो कहता है कि जितनी भी रेंटल इनकम होगी इससे वो मेरी मदर को मैं दूंगा। तो कहने की बात ये हुई, मिस्टर ए तो कह देते हैं कि ये मेरी मदर की इनकम है, बट एज पर सेक्शन 60 इसमें क्या हो रहा है, इनकम इज ट्रांसफर्ड विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ एसेट। जो रेजिडेंशियल हाउस है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के ऑनर कौन है, मिस्टर ए। जितनी भी रेंटल इनकम मदर को होगी वो एक्चुअली मदर की इनकम नहीं मानी जाएगी, वो क्लब की जाएगी ट्रांसफरर में, दैट इज मिस्टर ए की इनकम में ही, क्योंकि वैसे तो ओनर भी मिस्टर ए ही है। ये तो थी अभी बात जिसमें एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट हो रहा था, किसका, सन और मदर का। अब हम बात करते हैं जिसमें कोई रिलेटिव इन्वॉल्व नहीं है, अदर देन रिलेटिव को कोई इनकम दी जाती है। एग्जाम्पल यही रहता है, मिस्टर ए है जो कि ओनर है एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के, वो अपने फ्रेंड मिस्टर बी को कहते हैं कि जितनी भी रेंटल इनकम होगी वो मैं आपको दूंगा और वो आपकी इनकम मानी जाएगी। तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में मिस्टर ए मिस्टर बी को पूरी रेंटल इनकम देते हैं। सपोज करते हैं अगर हम 12,000 पर मंथ के हिसाब से लेते हैं तो 1,44,000 सालाना इनकम होती है। तो अब इस केस में एक तो क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे और दूसरा गिफ्ट के प्रोविजन, गिफ्ट अंडर सेक्शन 56 भी एप्लीकेबल हो जाएगा। वो कैसे, वो इस तरह से, पहले तो मिस्टर ए की वो क्लबिंग इनकम मानी जाएगी क्योंकि वो एक्चुअली तो मिस्टर बी की इनकम है नहीं। एसेट जब मिस्टर ए के नेम पर है तो ट्रांसफरर की ही इनकम मानी जाएगी। सेकेंड केस में गिफ्ट का जो प्रोविजन है वो ये कहता है कि अगर अदर देन रिलेटिव कोई गिफ्ट रिसीव होता है मोर देन 50,000 देन दैट होल अमाउंट विल बी टैक्सेबल एज गिफ्ट। तो इस केस में मिस्टर ए और मिस्टर बी रिलेटिव नहीं है, रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आते हैं, दोनों फ्रेंड्स हैं। तो इस केस में जितनी भी इनकम उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी मिस्टर बी के अकाउंट में, वो अंडर सेक्शन 56 एज अ गिफ्ट भी टैक्सेबल हो जाएगी। तो इस केस में दोनों को ही टैक्स लग जाएगा। तो ये था हमारा सेक्शन 60 वेयर इनकम इज ट्रांसफर विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ एसेट। अब नेक्स्ट सेक्शन आता है रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। इस केस में जब कोई एसेट अंडर रेवोकेबल ट्रांसफर होगी तो जो भी इनकम ट्रांसफरी या बेनिफिशियरी की होगी दैट इनकम विल बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ द ट्रांसफरर। अब इसको इजी लैंग्वेज में समझते हैं। कोई भी अगर रेवोकेबल एसेट ट्रांसफर होती है तो जो भी इनकम ट्रांसफरी या बेनिफिशियरी की होगी वो बेनिफिशियरी या ट्रांसफरी की इनकम नहीं मानी जाएगी, जबकि वो क्लब कर दी जाएगी इनकम ऑफ द ट्रांसफरर। अब इसमें हम बार बार एक वर्ड यूज कर रहे हैं रेवोकेबल एसेट। अब रेवोकेबल एसेट क्या होता है, जिसमें जो ट्रांसफरर होता है उसके पास फुल राइट्स होते हैं टू री ट्रांसफर द एसेट विच हैव ऑलरेडी बीन ट्रांसफर्ड और द इनकम ऑफ द ट्रांसफर वेदर फुली और पार्शली ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफरी और द बेनिफिशियरी। जो कि एसेट हमने ट्रांसफर की है वो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी या ट्रांसफरी एसेट वापस ले ली जाए या उससे इनकम होने वाली वो भी वापस ले ली जाए, या तो फुल या पार्शली, तो उसको हम बोलते हैं रेवोकेबल एसेट। जैसे कि मिस्टर ए ने एक प्राइवेट ट्रस्ट बनाई है जिसमें फॉर द बेनिफिट ऑफ मिस्टर बी जो कि उनका सन है उसके लिए प्राइवेट ट्रस्ट बनाई है, उसमें एक एसेट ट्रांसफर करते हैं जिसमें वो बोलते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी, क्योंकि अब ये ट्रस्ट की बात है तो वो बेनिफिशियरी कहलाएगा।
जाएगा। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी जो भी वो एसेट ट्रांसफर की गई है वो कभी भी वापस ले सकते हैं, या उसमें जो इनकम हो रही है वो कभी भी वापस ले सकते हैं। तो इस केस में सपोज अगर 1 लाख रुपए दिए और उसकी एफडी करा दी गई है, उस केस में जो भी एफडी की इनकम हो रही होगी तो वो ट्रांसफरर जो मिस्टर ए हैं उन्हीं की इनकम में क्लब की जाएगी। या कोई एसेट दी गई है जो फर्दर सेल कर दी गई है, तो उस केस में एसेट का जो भी कैपिटल गेन होगा वो मिस्टर ए का कैपिटल गेन माना जाएगा। और ऐसी अगर हम बात करते हैं इररिवोकेबल अगर एसेट ट्रांसफर हो रही है, तो उस केस में जो इनकम होगी वो बेनिफिशियरी या फिर ट्रांसफरी की ही इनकम मानी जाएगी, ना कि वो क्लब होगी। तो इस तरह से अब इररिवोकेबल एसेट क्या होगी? इररिवोकेबल एसेट वही होगी जो कि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी उसके रीट्रांसफर के ना तो एसेट के और ना ही इनकम के राइट्स ट्रांसफरर के पास हो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी। तो ये था हमारा रेवोकेबल और इररेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं जो कि था हमारा सेक्शन 64। 64 जो होता है वो हमारे इंडिविजुअल से रिलेटेड होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें एनी सैलरी और रेमनरेशन और कमीशन अर्न बाय एनी ऑफ द स्पाउस। अगर किसी स्पाउस ने कोई अपनी टेक्निकल नॉलेज या प्रोफेशनल नॉलेज के थ्रू कोई सैलरी या कमीशन अर्न की है, then only that remuneration or commission will be the income of that transferee only or the spouse only. Otherwise, that income will be clubbed with the income of the अदर स्पाउस। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक मिस्टर ए है और एक मिसेस बी है। मिसेस बी जो है वाइफ है मिस्टर ए की। मिस्टर ए कंपनी रन करते हैं और रेमनरेशन देते हैं मिसेस बी को, मगर अब जो मिसेस बी है उनको अपनी प्रोफेशनल नॉलेज के कारण उनको रेमनरेशन मिल रही है। तो इस केस में मिसेस बी को जितनी भी रेमनरेशन मिल रही होगी उस कंपनी से वो क्लब नहीं होगी मिस्टर ए की इनकम में, क्योंकि वो उनकी प्रोफेशनल टेक्निकल नॉलेज के कारण उन्हें इनकम हो रही है। अगर हम कोई और एग्जाम्पल लेते हैं कि एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें जो कि मिस्टर ए रन कर रहे हैं, उसमें सैलरी दे रहे हैं मिसेस बी को, बट उनका कोई ना तो मैनुअल वर्क वो कर रहे हैं और ना ही कोई उनकी प्रोफेशनल या टेक्निकल नॉलेज है। तो उस केस में मिसेस बी की जो इनकम है वो मिस्टर ए की इनकम में क्लब कर दी जाएगी। अब सेकेंड पॉइंट आता है एक और, जिस भी कंपनी से या फर्म से या जहां से भी स्पाउस रेमनरेशन ले रहा है, अगर अदर पार्टनर का 20% या मोर देन 20% सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है अलॉन्ग विद इट्स रिलेटिव, तो उस केस में भी जो रेमनरेशन दी गई है स्पाउस को वो उसकी इनकम में क्लब कर दी जाएगी। जैसे कि XYZ कंपनी है जिसमें मिसेस बी को रेमनरेशन मिल रही है, मगर उस कंपनी में मिस्टर ए के 20% सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, 20% का वोटिंग पावर राइट्स है। तो उस केस में जो भी मिसेस बी को इनकम हो रही होगी वो मिस्टर ए की इनकम में क्लब कर दी जाएगी। इस तरह से जहां पे भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा उस केस में भी क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजन अट्रैक्ट होंगे। कहां पे प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होंगे रेमनरेशन और कमीशन के केस में? अगर तो स्पाउस अपनी प्रोफेशनल और टेक्निकल नॉलेज के कारण कोई रेमनरेशन या कमीशन अर्न करते हैं तो वो उनकी इंडिविजुअल इनकम ही मानी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रांसफर ऑफ एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी विदाउट एनी कंसिडरेशन। उस केस में क्या होगा? अगर कोई एसेट ट्रांसफर करता है स्पाउस विदाउट एनी कंसिडरेशन अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, देन इन दैट केस जो भी इनकम अर्न होती है तो वो क्लब कर दी जाएगी ट्रांसफरर की इनकम में। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने अपनी वाइफ मिसेस बी को 1 करोड़ रुपीस दिए। मिसेस बी उसको एफडी करा देती है और एफडी से 7 लाख की इनकम होती है ड्यूरिंग द ईयर। वो जो 7 लाख की इनकम हुई है वो मिसेस बी की इनकम नहीं मानी जाएगी, वो मिस्टर ए की इनकम मानी जाएगी और मिस्टर ए की इनकम में क्लब कर दी जाएगी। अब उसको फर्दर अगर 7 लाख को मिसेस बी इन्वेस्ट करती हैं तो उस केस में जो भी इनकम होगी वो मिसेस बी की इनकम मानी जाएगी। यानी कि बात यह है, अगर कोई एसेट स्पाउस को ट्रांसफर की जाती है विदाउट एनी कंसिडरेशन तो जो भी इनकम होगी वो क्लब कर दी जाएगी ट्रांसफरर की इनकम में, मगर जो इनकम से और इनकम अर्न होगी वो ट्रांसफरी की ही इनकम मानी जाएगी। तो लास्ट पॉइंट में हमने अभी किया है इफ एनी एसेट इज ट्रांसफर्ड अदर देन हाउस प्रॉपर्टी विदाउट एनी कंसिडरेशन। अब जो हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो है इफ एनी एसेट इज ट्रांसफर्ड दैट इज हाउस प्रॉपर्टी विदाउट एनी कंसिडरेशन। तो इस केस में जो भी
उस एसेट से इनकम अराइज होगी ट्रांसफरी को, दैट विल बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ द ट्रांसफरर। फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए मिसेस बी को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं और उस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम होती है मिसेस बी को। तो जो भी रेंटल इनकम मिसेस बी को होगी वो रेंटल इनकम क्लब हो जाएगी मिस्टर ए की इनकम में, क्योंकि जो असेसी है मिस्टर ए है वो डीम्ड ओनर माने जाएंगे अंडर सेक्शन 27 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो डीम्ड ओनर है तो जो भी डीम्ड ओनर होगा, जो रेंटल इनकम होगी वो मेन ओनर की ही मानी जाएगी। यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ एसेट है विदाउट एनी कंसिडरेशन। और इसी का अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर ए ने मिसेस बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है विदाउट एनी कंसिडरेशन और फर्दर मिसेस बी जो है उसे सेल आउट करती हैं। तो जो भी कैपिटल गेन होगा और जो भी टैक्सेबिलिटी बनेगी मिसेस बी के हैंड्स में, मतलब जो भी कैपिटल गेन बना उसके बाद मिसेस बी ने जो भी एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 टू 54F होती है वो क्लेम करने के बाद जितना भी टैक्सेबल अमाउंट बनता है दैट अमाउंट विल बी क्लब इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। तो वो अमाउंट क्लब हो जाएगा मिस्टर ए की इनकम में। तो ये था वेयर हाउस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड विदाउट एनी कंसिडरेशन। तो उस केस में क्या होगा, क्या रिपरकेशंस होंगे और कैसे क्लबिंग होगी। तो अभी हमने डिस्कस किया है अगर कोई असेसी, कोई ट्रांसफरर कोई एसेट ट्रांसफर करता है विदाउट एनी कंसिडरेशन इन द केस ऑफ इंडिविजुअल और एनी अदर पर्सन, तो उसमें क्लबिंग के प्रोविजंस क्या रहेंगे। और इसके बाद आता है माइनर चाइल्ड। अगर माइनर चाइल्ड को कोई इनकम हो रही है तो वो कैसे क्लब होगी और उसके क्या क्या प्रोविजंस होंगे, इसको हम पार्ट बी में डिस्कस करेंगे। आई होप पार्ट ए जो अभी हमने डिस्कस किया है उसमें क्लबिंग के प्रोविजंस में आपको कोई क्लैरिटी आई होगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है और कोई क्लैरिटी चाहते हैं प्लीज डू लेट मी नो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट बी। बाय बाय।